हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक ट्यूब बाई इंजीनियर विजय में। और मैं हूं आपका अपना प्यारा विजय। और यहां पे हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की NCERT पैटर्न की। तो पिछले क्लास में आपने देख लिया कि वैद्युत राशियां हो गई, भौतिक राशियां हो गई, सारा कुछ हो गया था। इसके बाद हमने सेकेंड क्लास में बात की क्या माप यंत्र की, जैसे हमने बात की मेजरमेंट की। मेजरमेंट का सारा पोर्शन ख़त्म हो गया था एकदम अच्छे तरीके से। इसके बाद आज क्या बात करेंगे, आज के बाद क्या बात करेंगे वहाँ पे आपने थंबनेल में देखा और यहाँ पे आपने व्हाइट बोर्ड में देखा होगा क्या लिखा है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो इससे पहले आपको बता दें, जो भाई यार चैनल पे जो नए जुड़े हो यूज़र ना, वो एक बार भैया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रही सबसे पहले नोटिफिकेशन। और इसके बाद आप मतलब चैनल पे रेगुलरली जुड़े रहिए। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर टॉपिक हर पॉइंट पे आप क्वेश्चन देख के जाएंगे, नए नए क्वेश्चन देख के जाएंगे जो आपको अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। आज देखते हैं टॉपिक क्या है। महत्वपूर्ण मात्रक और इकाइयाँ, यूनिट, जो इम्पोर्टेंट आपकी यूनिट होती है, मात्रक होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले नंबर पे भाई क्या लिखा है, आपका फीट लिखा है, फुट जिसे बोलते हैं फुट, फीट। तो ये होता क्या है, बेसिकली आपने ऐसे पढ़ा फुट, और उसमें से बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है। सर दिक्कत क्या होता है कि मतलब आप पढ़ते हैं फिट के बारे में, उसका सारा डाटा जब तक नहीं पढ़ते हैं, सारा डाटा उसमें जब इंक्लूड नहीं होता, क्वेश्चन आपके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारा डाटा यहाँ पे देंगे और NCERT पैटर्न पे देंगे, जो हाई स्कूल, इंटर और कंपटीशन किसी के लिए, सबके लिए सेम होगा। तो यहाँ पे फिट के बारे में बात कर लेते हैं, इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी फुट। तो यहाँ पे बात क्या करते हैं भैया, फिट होता क्या है। तो ये क्या है, बेसिकली जो है लंबाई की मात्रक है, लंबाई का एक मात्रक है, लंबाई का मात्रक फीट भी है। और अगर मतलब MKS में बात करेंगे तो मीटर है, और अगर आपका CGS में बात करेंगे तो सेंटीमीटर। और FPS आपको पद्धति पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया, अगर जिन लोगों को नहीं देखा पिछली क्लास में, मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से या फिर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लेंगे। तो FPS भी एक पद्धति है जिसे ज़्यादातर जो है यूरोपीय कंट्री जो है प्रयोग करती हैं। तो यहाँ FPS जैसा है, इसको फिट बोलते हैं। और फिट के होता क्या है, जो दूरी का मात्रक है। और दूरी का मात्रक है तो भैया, तो यहाँ पे एक फिट में बात करेंगे तो कितने भाई इंच होते हैं एक फिट में। तो आपके यहाँ पे हो जाते हैं 12 इंच। 12 इंच हो गए एक फिट में, आपके 12 इंच हो गए। अब 12 इंच हो गए एक फिट में, आपका क्या हो गया, 12 इंच हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं, अब इंच हो गया, अब सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर कितना होगा भाई, 30.48। जब इसको कन्वर्ट करेंगे ना भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30.48। अगर सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर आप जानते हैं एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। ये आपका एक इंच में होता है सेंटीमीटर। तो इसी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे 12 से करें तो 12 दूना 24, और ये जब सारा करेंगे तो आपका आ जाएगा 30.48। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, आपने जान लिया कि एक फिट में कितने इंच होते हैं भैया, आपने 12 इंच होते हैं। और एक इंच में कितने सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर की परिभाषा जान लिए, सेंटीमीटर आपका कितना होता है, एक 2.54। और जैसा आपने देखा होगा, जो आपका मेज़र करते हैं, जो आप मापते हैं, जैसे क्या मापते हैं आप, मान लीजिए एक जो फीते वाला टेप आपने देखा होगा, 5 फीट का होता है, 5 फीट का होता है। अब 5 फीट उसमें होता है, तो यहाँ पे 5 फीट हो गया। तो उसमें भाई कितना, मतलब जैसे वहाँ पे मीटर में भी उसका जिक्र करेंगे तो 1 मीटर बराबर आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। वहाँ से ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे और सारे, और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। अगर इसको मीटर में बात करेंगे तो मीटर में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यही चीज़ आप मीटर में बात करेंगे तो मीटर में बात करेंगे तो मीटर में 100 होता है, तो यहाँ पे
30 जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.2 स्थान खिसक जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे जो 2 स्थान अगर बात कर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 30 है 30.48, ये पहले था किसमें, सेंटीमीटर में। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना हुआ तो 100, और किधर खिसकेगा भाई, दशमलव, तो दशमलव भाई बाईं तरफ खिसकेगा, दाईं तरफ नहीं, ये गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे जब इसको हटाएंगे, जब आप मान लीजिए इसको 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव खिसक जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 0.3048 ऐसे आ गया आपका। ये किस में बन गया आपका, यहाँ से सेंटीमीटर हटा के इसको मीटर में कर देते हैं और ये मीटर में आ गया। ऐसे आप सारे को कन्वर्ट कर लेंगे अच्छे से, फिर समझ में आ गया, कोई मतलब इसका आएगा क्वेश्चन तो कर लेंगे। यहाँ से पूरा डाटा है एनसीईआरटी का, कहीं भी एक भी मतलब इसमें एक भी टॉपिक गलत नहीं, तो इसको मिटा देते हैं अभी के लिए और आगे देखते हैं आगे कौन सी परिभाषा है या फिर आगे कौन सा है। तो यहाँ पे आगे तो वही है, इंच की बात कर लेते हैं। अब इंच इसी में इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि इंच अलग से नहीं बताया जाएगा। इंच क्या है, ये भी आपका मीटर में ही आपका जो मापने का जो मतलब मापने की इकाई है, इंच भी है, तो इससे छोटी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इंच कितना होता है, तो यहाँ पे 2.54 आपका सेंटीमीटर। पहले 1 इंच की बात करेंगे, उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच यहाँ पे बात कर लेते हैं और इसको कितने सेंटीमीटर, 2.54, ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इंच की बात कर लिए, सेकंड नंबर इंच की बात कर लिए, और 1 सेंटीमीटर में बात करेंगे कितने मीटर होते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर में मीटर की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.01 आपका मीटर हो जाएगा। कैसे हुआ आप जानेंगे, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, केवल दशमलव यहाँ पे बाईं तरफ खिसका है, तो यहाँ से ऐसे समझ जाएंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है, थर्ड नंबर पे जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको पूरा एकदम यहाँ से दिखना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे आपके एंगेस्ट माइक्रोन की। थर्ड नंबर पे हमारा माइक्रोन आ गया। माइक्रोन क्या है भैया, इसे माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं माइक्रोन, और इसे कैसे व्यक्त किया जाता है, तो म्यू से व्यक्त किया जाता है। जैसा माइक्रोन हो गया, इसको मिटा देते हैं तब समझ में आएगा, यहाँ से इसके जो सामने ही समझाएंगे। तो यहाँ से इसको मिटा दिए। अब यहाँ पे बात कर लिए माइक्रोन की। तो माइक्रोन होता क्या है, बेसिकली ये भी मापने का जो है छोटा यूनिट है, और माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी कहते हैं, और इसे क्या म्यू से व्यक्त करते हैं। अगर कहीं व्यक्त करना हुआ तो म्यू, ऐसे आप यू आकार का एक छोटा सा सिंबल होता है, ऐसे आप जब बनाएंगे तो इसे म्यू बोलेंगे। और म्यू यहाँ पे बात कर लिए म्यू की, तो माइक्रोन कितने मतलब मीटर का होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितने मीटर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घाते आपका -6 आपका क्या मीटर हो गया। ये आप किधर जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, निम्न स्तर में जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने 10 की घात में आपने सीखा था, जब माइनस में जाते हैं, नैनो में जाते हैं, 10 की घात -9, तो वहाँ पे ऐसे 10 की घात -6 मीटर में आ जाएगा 1 माइक्रोन बराबर। जैसे बहुत छोटी चीज़, मतलब क्या हमने बात किया था कि मतलब जैसे या फिर बहुत छोटी चीज़ें मापनी होती हैं तो माइनस में हो जाता है, घात के रूप में लिखा जाता है। और जैसे या फिर मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हो गई, जैसे हमें 10 लाख लिखना है या फिर 1000 लिखना है, तो 10 की घात 3 प्लस में। तो यहाँ से माइक्रोन अच्छे से समझ में आ गया, माइक्रोन। इसके बाद क्या नेक्स्ट बात करेंगे, एंगस्ट्रॉम की। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या है, ये भी दूरी का मात्रक है। और दूरी का मात्रक क्या है कि जो ज़्यादा दूरी होती है, मतलब जैसे आपका कुछ पिंडों की बात कर लिए, वहाँ पे जैसे आपका एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम भी दूरी का मात्रक हो गया। अत्यंत छोटी दूरी मापने के लिए तरंगदैर्घ्य आपने जानते हैं, तरंगदैर्घ्य की अगर बात जहाँ भी करते हैं, जैसे तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो ये वाला आपने सिंबल देखा होगा, तो यहाँ से एंगस्ट्रॉम पे ये वाला सिंबल आपने देखा होगा, एंगस्ट्रॉम में इसको मेजर करते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम में आप मीटर की बात कर लिए तो 10 की घाते
-10 मीटर, मतलब उससे भी कम अगर छोटी दूरी की बात कर लिए तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करेंगे। और एंगस्ट्रॉम में आपने देख लिया 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम की बात हो गई। एंगस्ट्रॉम समझ में आ गया क्या है? ये तरंगदैर्ध्य व्यक्त किया जाता है। और तरंगदैर्ध्य किस में होता है? आपके लेजर बीम प्रयोग किया जाता है या फिर दृश्य प्रकाश कुछ भी हो गया, वहां पे जब उसके एंगस्ट्रॉम की बात, कितने दूर तक उसकी फोकस दूरी जा रही है या फिर कितने दूर तक उसका प्रकाश जा रहा है, तो वहां पे एंगस्ट्रॉम का जिक्र करते हैं। इसके बाद क्या बात कर लेते हैं? खगोलीय इकाइयों की बात कर लेते हैं। नंबर आपका जो 5th पे हो गया आपका खगोलीय इकाइयाँ। तो ये क्या है भैया? खगोलीय इकाइयाँ क्या है? खगोलीय मात्रक क्या है? तो यहाँ से खगोलीय मात्रक के बारे में जानते हैं। खगोलीय मात्रक क्या होता है? जब दो पिंडों, दो ग्रहों, दो मतलब जैसे आपका हो गया पृथ्वी और एक हो गया सूर्य, तो यहाँ पे दो ग्रह हो गए आपस में, तो अब ये इनकी दूरी ऐसे तो सिंपल मापना पॉसिबल नहीं है, तो इनकी खगोलीय विधि से दूरी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं और कहाँ से निकालते हैं? जैसे पूछता है पृथ्वी के परिधि से निकालते हैं सूर्य के परिधि तक, ऐसे नहीं, तो वहाँ से क्या करेंगे? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक हमें दूरी अगर निकालना है तो क्या करेंगे? पृथ्वी के केंद्र को इंक्लूड करेंगे और सूर्य के केंद्र को इंक्लूड करेंगे, तो वहाँ से हमारी क्या दूरी निकल जाएगी? खगोलीय दूरी। जो खगोलीय पिंडों के दूरियों का अध्ययन करते हैं उसे खगोलीय मात्रक कहते हैं और खगोलीय इकाई कहते हैं। तो यहाँ से जैसे देख लेते हैं खगोलीय इकाई, और इसमें बात कर लिए जैसे चंद्रमा से हम मतलब ज़्यादातर बेसिकली जो बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं, क्योंकि इसी से टच अभी ज़्यादा है, बुध से है। और यहाँ से जब उसके मतलब केंद्र से और पृथ्वी के केंद्र तक, मतलब केंद्र इसमें इंक्लूड रहेगा, शामिल रहेगा, तो आपका क्या होगा? खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी हो गई। और इसके बाद जो आपका मतलब ये तो आप जान गए, केंद्र पूछेगा क्वेश्चन में तो ऐसा करेंगे। इसके बाद प्रकाश वर्ष की बात कर लेते हैं। अब प्रकाश वर्ष क्या है? जो मतलब प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश का आपने वेग जाना होगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका वेग होता है। अब इसका वेग होता है तो ये कुछ टाइम, जब अगर इस टाइम पे से कंपेरिजन इसका मतलब जो तुलना करेंगे, अब तुलना करेंगे तो प्रकाश का जब समय से तुलना करेंगे तो ये कुछ टाइम प्रकाश भी लेगा, क्योंकि प्रकाश एक मतलब नियतांक तो है कि हमने मान लिया है प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है, लेकिन इसको भी अगर एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाना हुआ प्रकाश को, तो ये भी समय लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको पता होगा कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती हैं तो भैया 8.3 आपका जो मिनट आपका समय लगता है, इतना मिनट समय लगता है। 8.3 एकदम एग्जैक्ट डाटा है। आपने जो भी पढ़ा होगा समथिंग 8 या फिर कुछ और, तो उसको भूल जाइए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में आता है 8.3, इसका प्रकाश आने में, सूर्य से पृथ्वी तक आने में इतना समय लगता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रकाश वर्ष की, या फिर एक वर्ष में जो मतलब प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में जान गए प्रकाश का वेग। इसके बाद क्या जानेंगे? इसके बाद क्या जानेंगे? एक प्रकाश वर्ष मतलब कितने मीटर होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, तो एक पर ये भी पूछता है। तो यहाँ से देखेंगे प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? लाइट ईयर इंग्लिश में बोलेंगे, तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष लिख देते हैं, प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे इसके बराबर में क्या रहेगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12। अगर यहाँ पे 10⁻12 आप लिखेंगे, क्योंकि 12 लिखेंगे तो यहाँ पे आपका किलोमीटर में शो होगा। और यहीं पे 9.46 और × 10⁻15 आपका लिखेंगे तो आपका यही मीटर में आ जाएगा। क्यों आया? क्यों मतलब 3 किसका? तो यहाँ पे आपने देखा 15, 3 का अंतर है, और 3 का अंतर है मतलब आपने देखा मीटर कितने, मतलब 1 मीटर 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो वहाँ से आप जब चेंज करेंगे तो ये डाटा आपको मिल जाएगा, ये 15 मीटर। ये दोनों डाटा एग्जैक्ट है, और इसे नोट कर लीजिए। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में आएगा एक प्रकाश वर्ष। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 9.46 × 10⁻15 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से प्रकाश वर्ष की बात हो गई।
प्रकाश वर्ष की बात हो गई, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि एग्जैक्ट डाटा है। अदर कहीं से अगर आपने क्या प्लेटफॉर्म खरीदा है, कुछ अदर स्पीडी से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो गया तो वहाँ पे आप मतलब जब क्वेश्चन में करते हैं तो वहाँ पे आपको मतलब कन्फ्यूजन होता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर आपको दिक्कत होता है। तो यहाँ से जो डाटा बताया जा रहा है वो एकदम एग्जैक्ट है, एनसीईआरटी का डाटा है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। और इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा प्रकाश वर्ष हो गया आपका पारसेक है भैया, ये भी एक खगोलीय दूरियों का मात्रक है। तो यहाँ पे खगोलीय दूरियों का मात्रक है तो भैया यहाँ पारसेक कितना होता है, पारसेक का मान कितना मीटर में होता है, तो पारसेक होता है भैया 3 × 10⁻16। 3 × 10⁻16 आपका क्या हो गया, मीटर में हो गया। एक पारसेक बराबर कितना हो गया, एक पारसेक की अगर बात कर ली है, एक पारसेक की और एक पारसेक की, ये भी खगोलीय पिंडों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा था कि 10⁻16, तो यहाँ पे आपने देखा था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से क्या आपने देखा, प्रकाश की चाल, ये पारसेक हो गई। अब यहाँ पे प्रकाश की जो चाल है या प्रकाश वर्ष है, तो यहाँ पे इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा भैया, अथवा 3.262। यहाँ से अगर दशमलव में व्यक्त करेंगे तो 3 यहाँ पे 2 रहेगा भाई, सॉरी 262 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर बोलेंगे इंग्लिश में, प्रकाश वर्ष। तो ये आपका जो आ जाएगा ये प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये बात करेंगे तो। यहाँ पे पारसेक मतलब और दूरी अगर ज्ञात करना है, जो और दूर ग्रह हैं और यहाँ पृथ्वी से काफ़ी दूरी पे जो ग्रह हैं उसके लिए अगर बात करेंगे तो वहाँ से अगर दूरी निकालना है, मात्रक निकालना है, दूरी का मात्रक निकालना है तो हम पारसेक से निकालते हैं, क्योंकि जो एक प्रकाश वर्ष में आपने जाना 3.46 × 10⁻12 किलोमीटर या मीटर, तो यहाँ पे पारसेक उससे भी बड़ा है, तो 3 × 10⁻16 होता है। और जब इसको आप प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करने जाते हैं तो उसका 3 बार गुना करते हैं, लगभग 3.262 प्रकाश वर्ष को जब मतलब करते हैं तब यहाँ से आपका एक पारसेक आता है। तो इतने के समतुल्य होता है। तो यहाँ पे भी खगोलीय दूरी की बात कर रहा है, खगोलीय दूरी यहाँ से भी निकालेंगे, तो इसको अभी के लिए मिटा देते हैं और इसको नोट डाउन करते रहिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से कंपटीशन में और परीक्षाओं में अक्सर मतलब क्वेश्चन उठते रहते हैं, पूछते रहता है और 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आपको मिलते रहते हैं जो आपको पॉजिटिव नंबर देख के जाते हैं, प्लस में नंबर देख के जाते हैं। आपका अगर राइट डाटा याद है तो आपको प्लस में नंबर देख के जाएंगे, 100% श्योरिटी है। तो इसके बाद आप क्या देख लिए, इसके बाद आपने देखा आपका क्या हो गया, बैरल। अभी इस वर्ड का भी आपने बहुत सारा जिक्र सुना होगा, बैरल का। बैरल का आपने सुना होगा, तो एग्जैक्ट डाटा क्या होता है, बैरल होता क्या है, बैरल एक लंब ऊर्ध्वाधर पात्र होता है, लंब ऊर्ध्वाधर पात्र होता है, जिसका क्या मतलब, जो आयतन मापने का एक मतलब बेसिकली मात्रक है बैरल। तो ये बैरल आपने सुना होगा जब क्रूड ऑयल की बात की जाती है, कच्चे तेल की बात की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब कच्चे तेल की बात की जाती है, उसका रेट डाउन हो गया, इतने मतलब इतने बैरल का इतना बैरल का इतना मूल्य घट गया, तो वहाँ पे यही चीज़ बात की गई होती है। जो तेल होते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा ऑयल होता है, वहाँ पे जो मापा जाता है उसको बैरल में मापा जाता है। तो बैरल भाई होता कितना है और एक बैरल में कितना होता है, तो एक बैरल में 1.59 ये जो लीटर होता है, 1.59 लीटर होता है। एक बैरल की अगर बात कर रहे हैं तो 1.59 159 लीटर होता है। तो यहाँ पे बैरल बात कर लिए, तो वहाँ पे क्रूड ऑयल का, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, जहाँ से हमारा कच्चा तेल आता है जिससे हम यूज़ करते हैं, वो रिफ़ाइन करके उसे अन्यत्र जैसे जहाज़ों में हो गया, सारे जगह यूज करते हैं, उसको रिफ़ाइन करके जो थर्ड क्वालिटी का होता है, जैसे आपका जो कैरोसिन हो गया या फिर उससे उच्च क्वालिटी का हो गया डीजल हो गया, उससे ज्वलनशीलता के मामले में, तो वहाँ पे पेट्रोल हो गया, तो इसी को रिफ़ाइन करके वो तेल मतलब जो खनिज खानों से निकाला जाता है वो एक ही रहता है।
अब जब उसको हमने रिफाइन किया, उसमें जब गुणवत्ता उसकी देखी, उसकी कैटेगरी सेट कर दी, तो वहाँ पे वही कैटेगरी हो गई कि जो आपको जेट इंजन में प्रयोग किए गए उच्च गुणवत्ता वाले। इसके बाद आपके जो गाड़ियों में मतलब लग्जरी गाड़ियों में अच्छे प्रकार के तेल मतलब ऑयल प्रयोग किया गया, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे जैसा प्रयोग हो गया। इसके बाद आपका पेट्रोल हो गया, फिर डीजल हो गया, फिर कैरोसिन, ऐसे उसकी गुणवत्ता के आधार पे रिफाइन करके इस तेल को बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑयल को बनाया जाता है। तो यहाँ पे 159 बैरल, आपको समझ गया, बैरल वर्ड अगर कहीं पे आएगा तो 159 लीटर होता है एक बैरल में। और यह है मतलब क्रूड ऑयल को मतलब या कच्चा तेल को मापने का एक मतलब पात्र को माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में मानक को माना गया है कि इतना 159 लीटर होगा एक बैरल में। तो इसके बाद का देख लेते हैं। अब क्या है भैया, मोल आ गया। मोल की बात कर लेते हैं। मोल की बात कर रहे हैं, अगर किसी का छूट रहा है ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उतना समय नहीं रहता कि सारा डाटा को कवर करना रहता है और टाइम ज़्यादा नहीं रहता। तो यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं मोल की। अब मोल क्या है भैया, कल की क्लास में मैंने पिछली क्लास में आपको मोल की सारी सिस्टम बताया था। मोल क्या होता क्या है, मूल्य राशियों में मोल को किस एयर में शामिल किया गया, किस सन में शामिल किया गया, इसको भी वहाँ पे मैंने बताया था। तो वहाँ पे एक बार फिर जिक्र कर देते हैं। मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा की जो है मात्रक है मोल, मोल में मापा जाता है। इसे 1971 में शामिल किया गया था, मापतौल विभाग ने शामिल किया गया था। पहले क्या थे, 6 आपकी मूल राशियाँ थी। 1971 में जब शामिल किया गया तो आपकी 7 मूल राशियाँ हो गई पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल बोला गया। तो मोल क्या है भैया, अब मोल होता क्या है, मोल के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम कार्बन 12 की बात कर लेते हैं। कार्बन 12 में जितना मतलब 0.012 किलोग्राम वेट में जितना अणुओं परमाणुओं की संख्या होता है, इसकी जब मेजरमेंट जो करते हैं, जैसे कार्बन अगर 12 की बात कर रहे हैं, उसके अणुओं की संख्या की बात करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो गया आपका, जो किलोग्राम में 0.12, अगर इतने में तक कार्बन 12 में देखेंगे 0.012 इतने किलोग्राम में आपके अणुओं एवं परमाणुओं की जो संख्या हो गई, इसी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 6.023, यहाँ से क्या हो गया 6.023 गुणे 10 की घाते आपका 23 हो गया। तो यहाँ से भैया ये क्या हो गया, अब ये एक नंबर आ गया कितना परमाणु हुए, अणु हुए उसमें कार्बन 12 में, तो इसे इतना आ गया, परमाणुओं की संख्या आ गई इतना 6.023 गुणा 10 की घात 23। और इसी को ये एवोगाड्रो की संख्या बोलते हैं या फिर एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसी चीज़ को। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एकदम, मतलब ये जो डाटा क्लियर है। एवोगाड्रो नियतांक भी बोलते हैं। नियतांक मतलब इसको मान लिया गया है एक परमानेंट, इसी के फॉर्म में आपके अन्यत्र जो पदार्थ हैं, अन्यत्र जो आपके रसायन हैं, अन्यत्र जो आपके सारे आपके जो तत्व हैं, उसकी जो परमाणु की संख्या या परमाणु में कितने मतलब अणु या परमाणु हैं, उसी की संख्या से निकालते हैं 6.023। ये एक नियतांक मान लिए हैं 6.023 10 की घाते 23। तो यहाँ पे इसी से निकालते हैं, तो इसका काफ़ी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ही सारा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये कार्बन 12 से, कार्बन 12 की जो उसमें 0.012 किलोग्राम वेट पे जो अणुओं की संख्या मिली थी, उसी को कलेक्ट किया गया था और उन्हीं को कलेक्ट करके एवोगाड्रो की संख्या बनाई गई थी, एवोगाड्रो नियतांक कांस्टेंट बनाया गया था। और यहाँ से मोल की बात हो गई, मोल के बारे में सारा पता चल गया कब इंक्लूड हुआ था एसआई पद्धति में। इसके बाद बात कर लिए डॉब्सन की। भैया डॉब्सन की बात कर लिए तो डॉब्सन है क्या, जैसे यहाँ पे बात कर लिए ये 10 नंबर की, 10 नंबर पे डॉब्सन है। आप डॉब्सन क्या है, डॉब्सन भी वर्ड आता रहता है, आप बोलते हैं डॉब्सन है क्या, आप में जैसे क्वेश्चन आ गया तो आप कहते हैं क्या है भैया, क्या बला आ गई है। तो डॉब्सन की बात कर लिए, जो वायुमंडल में जैसा वायु के स्तंभों की जो मात्रा को मापते हैं ना,
जैसे क्या हो गया, हमारे जो वायुमंडल में है, वायुमंडल के जब ऊपरी भाग में जाते हैं, जैसे आपका आ गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद आपका आयन मंडल और मेसो एक्सोस्कोप मतलब बाह्य बहिर्मंडल। तो बीच में जो समताप मंडल के ऊपर एक लेयर है जो ओजोन की लेयर है। ओजोन की लेयर की मोटाई जब मापते हैं ना तो डॉप्सन में मापते हैं, या फिर किसी भी गैसों के जो ऊर्ध्वाधरी प्लेटफॉर्म में मापते हैं। जैसे इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में अगर इसको मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये ओजोन हो गया, ओजोन आप मेजर कर रहे हैं ओजोन, तो यहाँ पे इसको अगर माप रहे हैं ओजोन, और ये क्या है गैस फॉर्मेट में है। और गैस के फॉर्मेट की आप जानते हैं कि इसकी अणुओं की जो इसमें अणु जो होते हैं वो काफ़ी विरल मतलब जो होते हैं काफ़ी दूरी पे होते हैं, आपस में काफ़ी दूरी पे होते हैं इनके अणु। ओजोन मतलब गैस के जितने भी है, ठोस के क्या हो गए और पास चिपके होते हैं, अणु गेट बॉन्ड बनाते हैं, और इसके बाद द्रव के और थोड़ा उससे दूरी पे, और गैस के एकदम दूरी पे। तो का ऊर्ध्वाधरी या फिर आपका वर्टिकली रूप से आपका जो गैस को मेजरमेंट करने का जो एक मात्रक माना गया है वो है क्या, डॉप्सन। डॉप्सन से आप इसको मापेंगे, और डॉप्सन से क्या मापेंगे, ओजोन के लेयर की मोटाई, इसको मेजरमेंट करते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा मतलब पोल्यूशन कर रहे हैं पृथ्वी पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य तरह की जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो संख्या जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही संख्या, परसेंटेज जो हमारा पहले प्रकृति नेचुरल मेजरमेंट था, मतलब वो अपने आंकड़े एक एग्जैक्ट आंकड़े था, अब उसमें क्या कार्बन की संख्या बढ़ रही है, जिससे हीट की संख्या बढ़ रही है, और क्या हुआ कि ओजोन में छिद्र होने लगे। तो इसी की जो मोटाई मापने के लिए एक यूनिट का निर्माण किया गया जिसे डॉप्सन बोला गया। उसकी मोटाई मेजरमेंट करते रहते हैं कि कब या सर्दियों में घट जाती, मतलब बढ़ती घटती रहती है, तो अन्य मौसम में तो उसकी मोटाई, और उसके जैसे कहीं पे होल हो गया, जिससे अगर क्या होता है ओजोन लेयर है, अब ओजोन लेयर भैया है तो भैया वहाँ से जो पराबैंगनी किरणें आएंगी सूर्य से, वो हमारे त्वचा पे और अन्य मतलब जितने भी आपके बॉडीज़ होंगे और अन्य उस पर क्या दुष्प्रभाव छोड़ेंगी। अब इससे क्या होगा, जब मतलब क्या होगा, त्वचा कैंसर, मतलब जो इसका प्रभाव त्वचा कैंसर पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, तो ओजोन लेयर के विनाश से। तो ओजोन लेयर हमारे लिए एक सुरक्षा वाल्व का काम करता है। तो इसका होना और इसका बने रहना, आप कार्बन का सबसे कम उत्पादन कीजिए, अपने जो आपका पर्यावरण है, आपके घर के चारों तरफ का क्षेत्र है, उससे इको फ्रेंडली बनाइए, ताकि मतलब कार्बन मुक्त कीजिए, एकदम कार्बन मुक्त भारत रहेगा तभी स्वच्छ भारत रहेगा। और इस प्रक्रिया को आगे रखिए और डॉप्सन को आपने जान दिया। और इसके बाद आपने देखा होगा क्यूसेक की 9 नंबर पे, अब 11वें नंबर पे क्यूसेक की बात कर रहे हैं। तो क्यूसेक की बात करने पे आपको एक शब्द आता होगा क्यूसेक, कहीं से आप रिलेट करके जोड़िएगा तभी आप मतलब उसका मात्रक या सारा चीज़ कुछ भी होगा, कहीं क्वेश्चन का हो गया तभी समझ में आएगा। जैसे क्या होता है, आपने बात किया, जैसे मैं एक बात बता देता हूँ, जैसा अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिराया था, परमाणु बम का बमबारी किया था, तो उन्होंने दो बम पे 2 डेट में गिराया था। तो यहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब हिरोशिमा पे कब गिराया गया था, कब नागासाकी पे गिराया गया था, क्योंकि डेट में ज़्यादा फर्क नहीं है, मंथ में ज़्यादा फर्क नहीं, मंथ वही है, ईयर वही है, डेट में आपका चेंज है, वो भी 3 डेट की। अभी क्या 6 तारीख है और 9 तारीख है, तो वहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हिरोशिमा पे कब गिराया गया था और नागासाकी पे कब गिराया गया था। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम कब गिराया गया था। तो यहाँ पे नागासाकी देख लेते हैं। नागासाकी ये जापान का एक शहर है, नागासाकी ये आपका एक शहर है, और इस पे जो बमबारी की गई थी ये 9 अगस्त को की गई थी, 9 अगस्त को की गई थी, 9 अगस्त को 1945 को इस पे बमबारी की गई थी। तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब इस पे बमबारी की गई थी तो काफ़ी मतलब विनाश हुआ था। तब से ये जो परमाणु बम वाला जो ये है ये सब रोक दिया गया था,
और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समितियां बनी थी। तो नागासाकी पे 9 कैसे पता चला? 9 नागासाकी 9 यहाँ से 9 आया। अब हिरोशिमा की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वो आप 9 6 याद है तो 6 पे हिरोशिमा ही रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसे याद कीजिए कि पूरा याद हो जाए, मतलब रिलेट करके क्वेश्चन पढ़ाइए। और यही हमारे पढ़ाने का पूरा तरीका है। आपको जो क्वेश्चन बताएंगे और रिलेट करके कहीं से जोड़ के बताएंगे, कहीं से जोड़ के, जब उसका लिंक रहेगा आपको पता नहीं रहता है कोई शब्द आ गया क्यू से क्या है। अब आपको जोड़ के नहीं बताया गया है, ऐसे बता दिया गया है क्वेश्चन क्या मतलब होता है क्या है, तो आप भूल जाएंगे। मतलब 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने आपको याद रहेगा। इसके बाद जब आप भूल जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की तो कोई डेट फिक्स नहीं है, बैंक का पेपर नहीं है भैया, आपको मतलब 1 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है, आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए। तो यहाँ पे जैसे रेलवे का आप एनटीपीसी का देखते हो ना, ये इसका मतलब कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कब पेपर करा ले, यूपीपीसीएल का है कब पेपर करा ले, डीआरडीओ का है कब पेपर करवा ले। तो यहाँ पे कोई डेट जो पहले से अनाउंस होकर नहीं रखी होती है, तो इसलिए जो भी डाटा आप याद कीजिए वो हमेशा के लिए याद कीजिए। तो यहाँ पे जो डाटा बताएंगे भाई वो एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहेगा और एकदम जो रहे रिलेट करके बताएंगे, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। क्यूसेक अगर बता देंगे, क्यूसेक क्या है भाई? अब क्यूसेक की बात कर लिए, या प्रवाह की मापने की इकाई है। प्रवाह मापने की इकाई क्या है? जल के प्रवाह की मापने की, अन्यत्र मत वायु की प्रवाह की बात नहीं करतेंगे। आपने सुना होगा नेपाल में जो एक बहुत बड़ी नदी है, वहाँ पे जब उसके जल को रोका जाता है, उसके बाद जब उसको छोड़ा जाता है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ था, वहाँ पे जल विवाद था, तो उतना 188 पॉइंट कुछ क्यूसेक पानी को उनको दिया गया था, कर्नाटक को और तमिलनाडु को ऐसे ही दिया गया था कुछ पानी। तो यहाँ पे विवाद था। और ऐसे ही जब नेपाल से जब आपके मानसून सीजन में आपकी बाढ़ आ जाती है, तो यही होता है जब बिहार के यूपी के तराई इलाकों में जब बाढ़ आती है, जब कहते हैं भैया नेपाल ने पानी छोड़ दिया और इतना क्यूसेक पानी छोड़ा, और मतलब क्या यूपी के और जो आपका नेपाल साइड है, यहाँ के तराई इलाकों में बाढ़ आ जाती है, काफ़ी दिक्कत होता है। तो यहाँ पे वही क्यूसेक की बात हो रही है, कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो वही जो बहाव की मात्रा मापता है। अब ऐसे तो 1 लीटर 2 लीटर 100 लीटर मापेंगे नहीं, बैरल में नहीं मापेंगे, तो इसको क्यूसेक में मापते हैं। बहाव की मात्रा है, द्रवों की बहाव की, लिक्विड की बहाव की मात्रा है, यहाँ से कभी भूलोगे नहीं भूलोगे, क्यूसेक की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्यूसेक की बात करते हैं, या क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का संक्षिप्त रूप है क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। यहाँ पे लिख देते हैं क्यूबिक फीट तो आपको बता दिया गया, और यहाँ पे प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितने क्यूबिक फीट पानी का बहाव हुआ, उसी का मेजरमेंट करते हैं, उसी का मापन करते हैं। तो किस यूनिट से करते हैं भैया? क्यूसेक से करते हैं। आपको पता चला गया क्या? क्यूसेक नदियों के जल के प्रवाह को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जो मात्रक बनाया गया, क्यूसेक बनाया गया। इसके बाद क्या बात करेंगे? इसके बाद जो यहाँ पे होगा डाप्सन हो गया, डाप्सन क्यूसेक हो गया। बार की बात करेंगे तो बार आप जानते हैं बार क्या है? दाब का एक मात्रक है, और बार जो है दाब का मात्रक है। तो एक बार में कितना होता है आपका? तो एक बार में आपका कितना होता है भाई? ये 100 किलो पास्कल। एक बार में अगर यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार में अगर पूछता है कितना होता है? 100 किलो केजी पास्कल, यहाँ से पास्कल लिख देंगे ऐसे। तो पास्कल भी आप जानते हैं दाब का मात्रक है, और बार भी दाब का मात्रक है। तो यहाँ से एक बार बराबर क्या हो गया? 100 किलो पास्कल। जो हमारा वायुमंडलीय दबाव होता है समुद्र के ऊपर और सारे मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो दबाव होता है, वहाँ से बार में व्यक्त करते हैं कितना बार है। तो एक बार बराबर 100 किलो पास्कल हो गया। यहाँ से आपको समझ में आ गया 100 किलो पास्कल। भूलने का नहीं, भूलने का कभी भी नहीं, इसको क्वेश्चन को भूलने का नहीं। तो यहाँ से 100 किलो पास्कल समझ में आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा अपने आंखों को कष्ट दीजिए और यहाँ पे पहुँच जाइए। इसके बाद क्या लिखा है? जूल।
कार्य और ऊर्जा की जो मात्रक होता है ना, तो आपने पढ़ा होगा जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है ये जूल होता है। तो जूल आपने ऐसा समझ लिया, यहाँ से ये हो गया, ये खत्म। और इसके बाद थर्म की बात कर लेते हैं। थर्म क्या है, तो रिलेट करके देखेंगे थर्म होता क्या है। थर्म आपने थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी का नाम सुना है। यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का नाम नहीं बता रहे हैं। यहाँ से दोनों एनटीपीसी का क्लियर कर देते हैं, जो आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है जो नॉन टेक्निकल के लिए, और जो एनटीपीसी का जो दूसरा वाला होता है टेक्निकल फील्ड में। अब यहाँ से क्या होता है, एनटीपीसी अगर ये आपने रेलवे के जो अधीन भरा है, ये लड़के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। 2 एनटीपीसी है, इसका अलग अलग फुल फॉर्म होगा। मान लिया पूछ ही लिया आपके क्वेश्चन में, तो आप क्या जवाब दोगे। अब दोनों का तो एक ही जवाब नहीं दे सकते। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन अलग हुआ और ये एनटीपीसी अलग हुआ। ये तो एक मतलब चयन प्रक्रिया का माध्यम है कि ये जो नॉन टेक्निकल की वैकेंसियाँ हैं यहाँ से क्लियर कराई जाती हैं। तो ये एनटीपीसी क्या हो गया, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये जो हो गया रेलवे का हो गया, ये हो गया नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ये यहाँ से हो गया। यहाँ से दोनों समझ में आ गया, दोनों एनटीपीसी का। आप नहीं पता है ओबरा देख लीजिए, आप कहीं देंगे पनकी देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए अपना ये आपका क्या हो गया टांडा वाला, जो आप देख लीजिए एनटीपीसी। यही सब एनटीपीसी ये क्या करती हैं, कोयले से विद्युत का उत्पादन करती हैं। कोयले मतलब थर्मल से। और यहाँ पे थर्म बात कर रहा है, तो थर्म किसकी यूनिट है आपको, या ऊष्मा का मात्रक है, और थर्म इसका प्रतीक है। और 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य होता है। 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य होता है। 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य होता है। थर्मल यूनिट, तो यहाँ पे थर्म आप जान गए, थर्म क्या, ऊष्मा के जो रिलेट होगा, ऊष्मा का मात्रक है थर्म। यहाँ थर्मल से आपने समझा कोयले की जो हीट निकलती है उसे थर्मल, और इसे यहाँ से 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट में व्यक्त करते हैं। इसके बाद भैया आ गया भैया क्या, कूलाम। अब इसके बाद कूलाम की बात कर लेते हैं। कूलाम देख लेते हैं, कूलाम है क्या, नेक्स्ट टॉपिक कूलाम। अब कूलाम क्या है, कूलाम क्या है, तो कूलाम में आप जान गए ये इलेक्ट्रिक का पोर्शन है। कूलाम क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक है। आप इसे क्यों किससे व्यक्त करते हैं, तो क्यों से। क्यों ऐसा बना दिए आप, क्यों बराबर क्या हो गया, IT। IT क्या हो गया, I क्या आपकी हो गई, आपकी हो गई धारा हो गई, और T क्या है, समय। और इसको मेजरमेंट किससे करते हैं, I किस में हो गई, आपकी एम्पियर में हो गई, और आपका जो ये समय हो गया सेकंड में हो गया। तो यहाँ से आपने देख लिया कूलाम। कूलाम किसका है, आवेश की मात्रा का मात्रक है। और क्यों बराबर होता है IT, I इंटू टी, यहाँ पे इंटू लगा देंगे, गुणे का निशान लगा देंगे। धारा और समय का जो गुणनफल होता है कूलाम और एम्पियर और सेकंड, इसका यहाँ से हो जाएगा। तो कूलाम समझ लिए, कूलाम है क्या। इसके बाद आप बात कर लिए, इसको नोट डाउन करते रहिएगा और ये हमेशा के लिए बिठा लीजिए। I बराबर क्यों बराबर IT, I बराबर क्यों बाई टी। अब यहाँ से जैसे 75 करते तो यहाँ से क्या निकल जाता, I बराबर क्यों बाई टी। तो यहाँ से धारा निकल जाती है एम्पियर में। तो ऐसे ऐसे आप 75 करके निकाल लेंगे तो एक जो मेन है उस वो पता रहेगा, क्यों बराबर IT पता रहेगा। तो अब आगे का निकाल लेंगे, 2-3 फार्मूले हो जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद वोल्ट क्या है, वोल्ट क्या है भैया, मात्रक किसका है, विभवांतर का मात्रक है। तो वोल्ट किसका मात्रक हो गया, विभवांतर, विभवांतर का ये मात्रक हो गया, विभवांतर का मात्रक हो गया। इसे वोल्ट में ऐसा लिखते हैं और कितने वोल्ट मीटर से इसका मेजरमेंट करते हैं वोल्टेज का। तो यहाँ से वोल्टेज ये इलेक्ट्रिकल का फील्ड है, लेकिन यहाँ आ गया है तो इसको जिक्र करेंगे और सारा कुछ हो गया वोल्टेज। और V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR। IR कैसे आया, IR कैसे आया, V बराबर IR। या अगर यहीं से 75 करेंगे R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई I, और यहीं से 75 करेंगे I बराबर V बाई R। तो यहाँ से 3 फार्मूला, यहाँ से V आ गया,
यहाँ से 3 फार्मूले आ गए, तो यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे इसको नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ से निकालना सीख लेंगे। जैसे आप मेन है, याद है V बराबर आई आर, ओम का नियम क्या कहता था, तो पूरा पिछली वीडियो में हमने बता दिया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, वहाँ से या फिर प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, सारा वीडियो नीचे पड़ा हुआ है, उसको जाके देखिए, पूरा अच्छे से समझाया गया है। और यहाँ पे क्योंकि ये साइंस फिजिक्स की क्लास है, तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे, जो आपका टॉपिक रहेगा और रिलेटेड रहेगा उससे तो बताया जाएगा, सारा कुछ बताया जाएगा, दिक्कत मत लीजिए। तो यहाँ से हो गया। अब इसके बाद क्या बात करें, आर की बात करें, तो आर क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस भैया किससे व्यक्त करते हैं, ओम से। अब ओम मात्रक है किसका, रेजिस्टेंस का। और आर बराबर अभी आपने लिखा V बाई आई, और इसे क्या, ओम का सिंबल ऐसे बना दिए। आर बराबर क्या हो गया, V बाई आई, इसको छोटा बनाया। यहाँ से हो गया ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का। अब इसके बाद देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो, इसके बाद देखेंगे वाट देख लेते हैं। वाट क्या है भैया, पावर का मात्रक है। पावर का मात्रक है भैया, तो क्या है, P बराबर VI। यहाँ पे क्या हो गया, वाट किसका मात्रक है, आपका पावर का मात्रक है। आपने पढ़ा होगा P बराबर VI, या फिर आपने पढ़ा होगा P बराबर W/T। तो यहाँ पे जो भी आपका हो सकता है। अब यहाँ पे VI होगा तो वोल्टेज और धारा का गुणनफल हो जाएगा। W और T में आपका जो आपका हो जाएगा वाटेज जितना है, और समय के जो आपका अनुपात होगा, वहाँ से पावर निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इसके बाद क्या बात कर लिए, मेगावाट। तो ये भी एक पावर का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, शक्ति का SI मात्रक है। तो और मेगावाट में कितना होता है, तो 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट होता है। तो यहाँ से वाट लिख लिए 10 की घात 6, और 10 की घात 6 कहाँ से आएगा, पिछली हमने बताया था कि 10 की घात 6 मेगा की बात कर रहा है, 10 की घात 6 होगा। किलो की बात करेगा 10 की घात 3 होगा। और ऐसे ही अगर माइनस में जाएगा 10 की घात -9, नैनो में चले जाएगा, माइक्रो में जाएगा 10 की घात -6। तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। इसके बाद बात आ गई नेक्स्ट नंबर की, हार्स पावर की। हार्स पावर क्या होता है, जो आपके मशीनें होती हैं, जो आपके इंजन होते हैं, इन सब की जो पावर आप निकालते हैं। ऐसे तो विद्युत उत्पादन जो करते हैं वाट में करते हैं, मेगावाट में करते हैं। और हार्स पावर क्या, मशीनों की जो क्षमता, जो कार्य कुशलता देखी जाती है, हार्स पावर में देखी जाती है। ट्रैक्टर की आपने देखी होगी, गाड़ियों की देखी होगी, सारी चीज़ की हार्स पावर में बात करी जाती है। तो एक हार्स पावर में कितने वाट होता है, ये आप देख लीजिए। एक हार्स पावर में आपका कितना हो गया, 746 वाट हो गया। ये तो क्या है आपका SI। अगर मीटर की बात कर लिए तो 700 आपका ऐसा 35.5 लिखा होगा, ये भी वाट। यही बेस्ट है, मतलब यही आपका जो मतलब एग्जैक्ट मान है, जो आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हैं, आपका जो अगर क्वेश्चन न्यूमेरिक में आता है तो आपका इसका यूज करेंगे। और अगर आप ऐसा सिंपल ऑप्शन में रहता है तो आप इसका, अगर दोनों ऑप्शन में रहता है तो 735.5 ही एग्जैक्ट लगाएंगे। तो यहाँ से मेगावाट की बात हो गई, मेगावाट बात हो गई, हार्स पावर की बात हो गई, समझ में आ गया। इसके बाद क्या बात कर लिए, किलोवाट घंटे की। किलोवाट घंटा, ये तो क्या है भैया, ऊर्जा का मात्रक है। ये क्या है भैया, ऊर्जा का मात्रक है। यहाँ से क्या, किलोवाट, यहाँ पे अलग अलग हो गया है, इसको एकदम ऐसे कर लिखते हैं, किलोवाट घंटा। अब ये किसका, एनर्जी का मात्रक हो गया, ऊर्जा का मात्रक हो गया। और कितने, 1 किलोवाट में कितना होता है, 3.6 आपका होता है मेगा जूल। आपका मेगा जूल होता है, मेगा जूल, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं मेगा जूल। अब ये 3.6 क्यों आया, अब यहाँ से समझ लेते हैं 3.6 कैसे आया। जैसे आपने बात किया था 1000 जूल होता है, 1000 जूल होता है। अब यहाँ से बात किए, मतलब क्योंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा, और आपने कार्य का बताया था जूल में होता है।
तो अगर यहाँ पे बात कर लिए तो 3600 आपका होता है वैसे तो सिंपली, और यही चीज़ कन्वर्ट हुआ है और यही चीज़ दशमलव आपका 30 इधर चला गया है। आपने किलो की बात किया है तो किलो में 10 की क्यूब होती है, 10 की क्यूब तब 1000 होता है। अब जब ये दशमलव यहाँ पे लगेगा तो 3.6 हो जाएगा। अब 6 के बाद इस जीरो का कोई महत्व तो नहीं रहेगा, यहाँ पे 3.6 ही लिख दिए मेगा जूल। तो यहाँ से ऐसे ही कन्वर्ट, इसको आगे भी कन्वर्ट करके पूरा बताएंगे। अभी के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, यहाँ पे थोड़ा जल्दी करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं मैक की बात करते हैं। मैक क्या है, मैक क्या मापते हैं। तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा अति तीव्र चाल और गति को मापने के लिए मैक का जो मात्रक है इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक जो विमान होते हैं या फिर जेट इंजन, जैसे आपके यहाँ राफेल आया तो वहाँ पे उनकी गति जो मापी जाती है वो मैक में मापी जाती है, क्योंकि वो सुपरसोनिक होते हैं या फिर हाइपरसोनिक होते हैं या फिर जेट होते हैं। तो जो आपका जो यहाँ पे माध्यम में ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल वैसे तो आपका डेसिबल में व्यक्त किया जाता है नॉर्मली रूप से, लेकिन यहाँ पे जब अगर सुपरसोनिक मतलब हाई स्पीड की बात करेंगे ध्वनि की चाल की, तो यहाँ पे इसको क्या मैक में दिखाएंगे। और इसका एक मानक होता है 1 मैक से अधिक की चाल को, जैसे 1 मैक से अधिक की चाल हुआ, अगर मैक से अधिक की चाल हुआ तो आप क्या कहेंगे, ये सुपरसोनिक है। 1 से मतलब यहाँ से 5 तक लिख लेते हैं, 5 तक अगर इतना चाल हुआ तो आपका क्या हो गया, सुपरसोनिक। तो ये जो आपका ब्रह्मोस आपकी मिसाइल है जो ये सुपरसोनिक है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है 1 से 5 मैक तक है ब्रह्मोस की। जो इसकी जो मारक क्षमता की अगर पूछ लेता है क्वेश्चन में तो 5000, इसकी 5000 किलोमीटर मारक क्षमता है। इसको DRDO ने विकसित किया था, सुपरसोनिक मिसाइल है। और ये जो परमाणु जो आयुध है, परमाणु सामग्री है, उसको ले जाने में सक्षम है। तो आपका ब्रह्मोस जो है, तो इसकी बात करते हैं, रिलेट करेंगे क्वेश्चन से। आप कभी नहीं बोलेंगे 1 से 5 मैक तक की सुपरसोनिक स्पीड हो गई। और 1 से 5 से अगर हाइपर जाएंगे, 5 से आप ज़्यादा जाएंगे, 5 से ज़्यादा जाएंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक, हाइपर मतलब ज़्यादा हाइपर हो गया, जैसे बोला ये हाइपर हो गया भाई, ये हाइपर हो गया मतलब दिक्कत है। तो 5 से ज़्यादा बोले हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, हाइपर हो गया, इसकी स्पीड कईयों गुना ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या बात कर लिए, मैक की। तो 5 से ज़्यादा अगर होगा हाइपरसोनिक, और 1 मैक से भी कम होगा तो आपका नॉर्मल हो जाएगा, वहाँ पे 1 मैक से जो भी कम होगा। तो यहाँ से जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक की ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए इसको समझिएगा। 1 से जो 5 तक होता है मैक, वो आपका सुपरसोनिक हो गया। और 5 के ऊपर जितने भी जाएंगे, जैसा आपका चीन ने तैयार किया था एक मिसाइल डोंगफेंग, उसकी जो मारक क्षमता है उसकी काफ़ी ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। एक ही बार में सारे मतलब जो कॉन्टिनेंट हैं, जो आपके महाद्वीप है, महाद्वीप को भी लांग के दूसरे महाद्वीप पे जा सकता है। जैसे आपके एशिया को क्रॉस करके आप में यूरोप में जा सकता है। तो इतनी उसकी मारक क्षमता हो जाती है और वो ध्वस्त कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा विनाशक होता है। यहाँ पे हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे चीन ने बनाया है सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल जो है डोंगफेंग, जिसकी मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लगभग 1500 से ज़्यादा ही है, 1500 से ज़्यादा है उस किलोमीटर उसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर उसकी जो ज़्यादा उसकी रेंज है। और जो आपका ये मैक भी है, ये भी काफ़ी हाई है उसका। इसके बाद बात करते हैं सोनार की। सोनार क्या होता है, सोनार जो होता है पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं ना, पहले सोनार प्रयोग कौन करता है, जो आपके नाविक जो होते हैं, जो आपके कोस्ट गार्ड होते हैं, कोस्ट गार्ड या फिर नाविक होते हैं। समुद्र में मान लो कोई चीज़ गिर गई, मतलब वो कीमती थी या फिर कुछ भी गिर गई, तो उन वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए, स्थिति उसकी पोजीशन क्या है, ऐसे आपके ज़मीन पे क्या प्रयोग किया जाता है, आप रडार प्रयोग किया जाता है, उससे पता लगाते हैं कि ये, और ज़मीन वायु में। लेकिन पानी में जब बात करेंगे तो सोनार की बात करेंगे, वहाँ पे क्या सोनार में क्या है, तो इसमें
ये भी मापने का इकाई है सोनार, जिसकी मदद से जो समुद्र में स्थित वस्तु है, जैसे मान लियो कोई जहाज जो है जो क्रैश हो जाता है और समुद्र में वो गिर जाता है, जब उसकी स्थिति का पता लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? सोनार से। सोनार है क्या? ये पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है, ये एक यंत्र है पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है, जो मतलब उस वस्तु से टकरा के फिर आती है, उसी को कैलकुलेट करके उसी का जब मापन करते हैं कहाँ पे है तो उसका सही लोकेशन पता चलता है, उसको ट्रेस कर लिया जाता है। तो यहाँ सोनार का यही काम है। तो यहाँ से सोनार का काम हो गया। पनडुब्बियों नौयान मतलब जो नेवी का काम होता है, नेवी जितना काम करती है, और अन्य यंत्र भी जो मतलब पानी के अंदर समुद्र के अंदर चीज़ों का ढूंढने का प्रयोग करते हैं, उसे ही कहते हैं आपका सोनार। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद बात है आपकी नॉट की। अब नॉट क्या है? नॉट क्या है? नॉट भी रिलेट करेंगे कहीं से। नॉट आपका है भैया नॉटिकल मीटर। नॉटिकल मीटर कहाँ पर है? जो समुद्र की। अब समुद्र की बात करते हैं, समुद्र की बात कर लेते हैं। जो कोस्ट गार्ड होते हैं, नाविक होते हैं, इंडियन नेवी होती है, भारत की नेवी, किसी भी नेवी होगी। अब यहाँ पे जब उसकी गति की बात करते हैं तो यहाँ पे किलोमीटर में तो ऐसा नहीं निकालेंगे ना, तो वहाँ पे कोई अलग फार्मूला होता है, वहाँ पे मापने का अलग, क्योंकि समुद्र है वहाँ पे अलग मापा जाता है, तो उसको नॉटिकल मीटर में मापा जाता है, नॉट किलोमीटर में मापा जाता है, तो नॉटिकल मीटर में मापा जाता है। तो यहाँ समुद्र में नावों की गति जो मापी जाती है, बोलते हैं ना 60 नॉटिकल मील इसकी प्रति दूरी हो गया, उसको मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से नॉटिकल मील समुद्री जो प्रति घंटा होती है नाव की चाल, उसको मापा जाता है। तो एक नॉटिकल मीटर में 8 किलोमीटर के बराबर का रेंज होता है, 8 किलोमीटर या फिर 8 घंटे का। तो वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद बात कर लेंगे रडार की। अब भाई रडार क्या है? जो सूक्ष्म तरंगे होती है। रडार आपने बहुत सुना होगा, आपका जो नेविगेशन करता है सिस्टम, वो रडार सिस्टम पे ही लगा होता है। और रडार के लिए भाइयों अलग अलग देशों के लिए पहले तो हम डिपेंड थे किसी अन्यत्र देश पे, बट 2019 में भारत का अपना रडार आ गया है। अपना रडार कैसे आया है? ये पॉसिबल हुआ है 7 जो सैटेलाइट हैं उनका प्रयोग करके भारत ने अपना पहला रडार बनाया है, जिसकी मदद से अपना खुद का, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मान लो कहीं किसी युद्ध की दिक्कत हुई किसी देश के साथ, तो यहाँ पे खुद का अपनी जो इंडियन आर्मी है, आर्य सेना है, वायुसेना है, सारी अपने रडार का प्रयोग करेंगी, जिसका नाम क्या है? और नाम भी देख लीजिए, इंडिया का नाम कैसा रखा है? नाविक नाम रखा है 7 2019 में। इसका ये जो डाटा है ना एकदम लेटेस्ट याद कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ तो नाविक ने 7 सैटेलाइट मिलाकर एक अपना रडार विकसित किया है, जिसकी मदद से आप आपके नेवी और सारे सिस्टम का लोकेशन ट्रेस करने के लिए यहाँ पे रडार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या बात होता है रडार में? तो इसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है रडार में, या सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करके वायुयानों की स्थिति, जैसा वायुयान कोई मिस हो गया उसकी स्थिति पता करने के लिए जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं वहाँ से बराबर उनके कांटेक्ट में रहते हैं, वो कहीं गायब ना हो जाए, ओझल ना हो जाए, उसके लिए उसके कांटेक्ट में रहते हैं। तो यहाँ से बात कर लिए रडार की। तो रडार आपने समझ लिया। और अलग अगर जानते हैं तो पहले हम किस पे, जैसे अमेरिका का हो गया जीपीएस, आपने बहुत सुना होगा जीपीएस ऑन कर लो, लोकेशन ऑन कर लो, जीपीएस ऑन कर लो, पहले यही होता था जीपीएस। अब आपका अपने देश का आ गया, अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ लेकिन आ गया है। तो यहाँ पे जीपीएस जो था ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो इसका फुल फॉर्म होता है, याद कर लीजिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल मतलब जो पूरे आपका ग्लोब है, आपकी पूरी पृथ्वी है, इसका जो मतलब पोजीशन है, जो आपका कहीं भी है, जैसे आप यहाँ हैं तो आपकी पोजीशन को दिखाता है, यही आपका जीपीएस है। तो ये किस देश ने मेड किया था? तो ये अमेरिका का खुद का रडार सिस्टम है। इसके बाद बात कर लेते हैं रूस के। रूस में जो था ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, तो उनका खुद का था रूस का। इसके बाद बात कर लिए क्योंकि रूस पावरफुल है, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं जैसा रूस हो गया, आपका अमेरिका हो गया, इसके बाद यूरोपीय कंट्रियां हैं, उनके पास भी सबसे पहले था गैलीलियो। उनने नाम धरा था गैलीलियो, क्योंकि वहीं के वैज्ञानिक थे इसलिए वहीं का नाम धरा था गैलीलियो, उनका नेविगेशन सिस्टम है। तो यहाँ से
रसिया की बात कर लिए, रूस की, वहाँ का क्या ग्लोनास, इसको याद कर लीजिए, कोई नहीं बताता। 100% डाटा वेल प्रिपेयर्ड है और पूरा डाटा एग्जैक्ट है। तो अपने देश का क्या हो गया, नाभिक हो गया, सब पे भारी पड़ेगा एकदम रडार सिस्टम। तो यहाँ से सारा कुछ हो गया, इतना जो पॉइंट था ये पूरा कवर हो गया, पूरा पॉइंट कवर हो गया, जो जितने भी पॉइंट 15, 16, 20 जो भी हो पूरा पॉइंट कवर हो गया। इसके बाद मापन यंत्र की बात कर लेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और जो वीडियो पे जुड़े हो ना भैया, वो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिजिक्स की है, एनसीईआरटी की पूरा डाटा है यहाँ पे। और इसको लाइक भी करते रहिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई आपकी क्वेरीज, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे जाके लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ से आप खोल लीजिए, उसको पे फॉलो कीजिए, आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और ऐसे ही आप चैनल पे जुड़े रहिए, और ऐसा ही आपका साथ मिलता रहा चैनल काफ़ी ग्रो करेगा और अच्छे से क्लास चलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।